Hello everyone. Today we will discuss a poetry जिसका नाम है मैकफ्लेक्नॉय एंड मैकफ्लेक्नॉय इज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जिनको कि रेस्टोरेशन पीरियड का एक चेहरा मान सकते हैं आप, और रेस्टोरेशन एज में आप एक कह सकते हैं जो सटायर को इंट्रोड्यूस किया या बेस्ट सटायर या फिर जो मास्टर बोला जाता है सटायर के, वो जॉन ड्राइडन को ही बोला जाता है। इनका जो लिटरेरी पीरियड था वो था 1631 टू 1700 तक, और ये रेस्टोरेशन एज थी। और इस एज को इनका वर्क इस तरह से फेमस था, इसका पता इस बात से चलता है कि रेस्टोरेशन एज को ड्राइडन एज भी बोलते हैं। ये एक लिटरेरी क्रिटिक थे, इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेटर थे और प्ले राइट भी थे। इन्होंने कुछ प्लेस पे भी काम किया है। रेस्टोरेशन एज को बोला जाता है ड्राइडन एज, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। इनका जो फॉर्मूला था वो हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था इन्होंने सबसे पहले। हीरोइक कपलेट होता है टू लाइंस का जो कॉम्बिनेशन से एक पोइट्री लिखी जाती है, कोई भी पोइट्री लिखी जाती है। तो ये जो हमारी मैकफ्लेक्नॉय है वो भी एक हीरोइक कपलेट से ही लिखी गई है। इनको बोला जाता है ड्राइडन इज़ ऑल्सो नोन एज अ पोइट ऑफ रीज़न, विट एंड गुड सेंस, नोट ऑफ इमेजिनेशन और इमोशन। और ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको पता होगा जो रेस्टोरेशन एज थी हमारी लिटरेरी मूवमेंट्स में, रेस्टोरेशन एज में लॉजिक को, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही थी। तो उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द पोइट्स जो थे वो अपना माइंड का यूज़, मतलब कि जो लॉजिकल चीज़ें थी उनको लिखते थे, रीज़न, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, अपार्ट फ्रॉम इमेजिनेशन और इमोशंस जो ह्यूमंस के होते हैं उनके। He appeals to the mind, not to heart. I'm repeating, he appeals to the mind, not to heart means कि जो इनका वर्क होता था या जो इनके फोकसिंग पॉइंट्स होते थे वो माइंड से रिलेटेड होते थे, नॉट टू हार्ट। अब यहाँ पे जो हार्ट वर्ड है ये इमोशन से, इमेजिनेशन से, प्यार मोहब्बत, इन सब चीज़ों से लेकर लिखा गया है। और जो माइंड है इट मीन्स कि ऐसी पोइट्रीज़, ऐसे ड्रामाज और ऐसे क्रिटिक्स लिखना जो कि लोगों के नज़रिए को बदलते हैं, या फिर कोई एपिक, हीरोइक एपिक कपलेट्स की फॉर्म में लिख देना। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पोइम की बात करते हैं, दैट इज़ ये लिखी गई थी 1678 में, और ये अनोनिमसली पब्लिश हुई थी क्योंकि एक मॉक हीरोइक है, मतलब मजाक उड़ाती हुई नज़र आती है। ये जो पोइट्री है किसका? थॉमस शैडवेल, जो कि इनके कंटेम्प्रेरी राइटर हुए हैं, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1682। अब हम पोइट्री के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है? बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पोइट्री है मैकफ्लेक्नॉय, और इससे रिलेटेड नेट में भी एक दो बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये अगर आप नेट पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल है। अब यहाँ पे जो थॉमस सैडविल की बात हुई है, इससे पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना होगा कि ये पोइट्री लिखी क्यों गई है। वाई जॉन ड्राइडन हैज़ रिटन मैकफ्लेक्नॉय। तो अगर हम देखें तो उस टाइम पे दो पार्टीज़ थी, एक थी टोरीज और दूसरी थी विंग। जो टोरीज थी वो मोनार्की को सपोर्ट करती थी, मतलब जो राजा का सिस्टम था उसको, और जो जॉन ड्राइडन थे वो टोरीज के सपोर्टिव थे, क्योंकि वो राजा को सपोर्ट करते थे, किंगडम को सपोर्ट करते थे, मोनार्क को सपोर्ट करते थे। और वहीं पे जो थॉमस सैडविल थे वो विग्स के सपोर्टिव थे, जो कि कॉमन पीपल की थी, जो कि पार्लियामेंट की थी। तो ये दोनों सिर्फ लिटरेरी में राइवल्स नहीं थे, इन दोनों का जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड था वो भी राइवल्स का ही रहा है। अब ये जो वर्क लिखा गया मैकफ्लेक्नॉय, ये एक रिप्लाई था किस पोइट्री का? एक थॉमस शैडवेल ने एक पोइट्री लिखी थी जिसका नाम था मेडल ऑफ जॉन बैयाज। इस पोइट्री के अंदर उन्होंने जॉन ड्राइडन के पॉलिटिकल और उनके राइटिंग करियर को क्रिटिक किया था। इसी के रिप्लाई में जॉन ड्राइडन ने मैकफ्लेक्नॉय लिखी है। एक सटायरिकल पोएम है, मॉकरी पोएम है, जो कि थॉमस सैडविल पे बेस्ड है। इसी का एक सब टाइटल भी है, एंड सब टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब टाइटल है इसका अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट थॉमस सैडविल, या फिर TSB इनको शॉर्ट में बोला जाता है। और ये जो वर्ड ब्लू है ये इनका सिंबल है विग्स का, जिसको ये सपोर्ट करते थे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे। अब इन दिस एरा, ये जो 1631 टू 1700, या फिर आप कह सकते हैं लाइक इन रेस्टोरेशन एज में जितना भी पोइट्री वर्क हुआ, ये जो भी लिखा गया, रिटन वर्क हुआ, उनका जो सब्जेक्ट मैटर था मेनली फोकस करता था पॉलिटिकल और रीजनल टॉपिक पे, कि जो रिलीजन है उसके टॉपिक पे या फिर पॉलिटिकल टॉपिक्स को कवर करता था।
तो ये तो बात हो गई इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की और ये पोइट्री क्यों लिखी गई थी, मैकफ्लेक्नॉय किस पोइट्री का रिप्लाई है, तो ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब डिस्कस करते हैं इस पोइट्री में क्या। सी ये पोइट्री बहुत लेंथी है, 200+ समथिंग लाइन्स है, तो आप अपनी पोइट्री को अपने सामने रखिए और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये तो आपकी समरी में रहेगी, नेक्स्ट में इसके पार्ट्स में अपलोड कर दूँगी, आपके रिस्पॉन्स जिसके अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि मुझे 4-5 पार्ट्स में बनानी पड़ेगी अगर मैं लाइन टू लाइन करती हूँ तो, राइट। तो ये जो सिस्टम है, पोइट्री जो स्टार्ट होती है इसकी एक स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह चलती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जैसे कि मोक हीरोइक बोला है तो वो कुछ मोकरी सी करती नज़र आती है। इसमें एक राजा है जिनका नाम है रिचर्ड फ्लेक्नॉय, किंग है, और कहाँ के किंग है ये, किंगडम ऑफ डलनेस का। तो आप देख लीजिए इनके किंगडम का नाम क्या है, किंगडम ऑफ डलनेस। वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर लिया है, उन्होंने बहुत टाइम तक अपने मुनाक पे, अपने किंगडम पे राज कर लिया है और अब उनकी जो एज है वो ओल्ड हो रही है और एक ये जेन्युइन ट्रूथ है कि सबकी डेथ होनी है, ऐसा सोचते हैं रिचर्ड फ्लेक्नॉय। और अब वो बोलते हैं कि उन्हें अपना सक्सेसर चुनना पड़ेगा। सक्सेसर मीन्स कि जो आगे राजा बनेगा उसको उन्हें क्राउन पहनाना पड़ेगा। उनके बहुत सारे, बट उनकी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनके कई बेटे थे। अब यहाँ पे वो सोचते हैं कि वो अपने किस बेटे को लाइक कि जो किंगडम ऑफ डलनेस है उसका न्यू किंग बनाएं। तो उनको याद आता है थॉमस शैडवेल, थॉमस शैडवेल को चूज़ किया उन्होंने। वो बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी देखो, वो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे कैरेक्टर पे बिल्कुल सूट करता है और ये बिल्कुल परफेक्ट रीज़न है बिकॉज ही इज़ एबल टू कंट्रोल द किंगडम ऑफ डलनेस। कौन, थॉमस शैडवेल। उन्हें लगता है कि ये जो डलनेस का किंगडम है वो सिर्फ थॉमस शैडवेल ही कंट्रोल कर सकता है। इसने कभी कोई सेंसिबल और इंटेलिजेंट काम या राइटिंग वर्क नहीं लिखा है, बाकी मेरे दूसरे बेटों ने तो फिर भी गलती से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सेंसिबल वर्क लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं कि पोइट्री, ये जो पोइट्री की स्टोरी है वो किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे बोलते हैं रिचर्ड फ्लेक्नॉय कि जो मेरा बेटा है थॉमस शैडवेल वो बिल्कुल उन्हीं दोनों पोइट्स की तरह है। किन पोइट्स के नाम मेंशन है, थॉमस हेवुड और जेम्स शिरली। इन दोनों पोइट्स के नेम पोइट्री में मेंशन किए गए हैं। दोनों ही शैडवेल की तरह हैं, कोई भी इफ़ेक्टिव जो वर्क है दोनों ने आज तक नहीं लिया है, नहीं लिखा है। और यहाँ पे इनडायरेक्टली जो जॉन ड्राइडन है वो क्रिटिक करते हैं उन पोइट्स पर, उन राइटर्स पर जो क्या करते हैं, दूसरे के वर्क को या तो कॉपी अप करते हैं या फिर पैसे बनाने के लिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो पोएम है वो आगे चलती है और बोलती है इसकी स्टूपिडिटी की कोई लिमिट्स नहीं है। किसकी स्टूपिडिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिचर्ड फ्लेक्नॉय अपने बेटे थॉमस शैडवेल की। ये सारे फैक्ट्स बताकर जो ड्राइडन है वो अपनी पोइट्री में प्रूफ कर रहे हैं कि हाउ मच थॉमस शैडवेल इज स्टूपिड। तो ये पोइट्री में इस तरीके से चीज़ें हैं। अब जो फ्लेक्नॉय है, मतलब रिचर्ड फ्लेक्नो वो तैयारी में लग जाता है, प्रिपरेशन करता है किस चीज़, कोरोनेशन की। कोरोनेशन क्या होता है कि जब कोई राजा बनता है उसका राज्याभिषेक, जिसे हिंदी में बोलते हैं उसे कोरोनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो अपने बेटे की कोरोनेशन की तैयारी करता है। उसी के बेटे का नाम है मैकफ्लेक्नॉय, थॉमस शैडवेल। वैसे मैकफ्लेक्नॉय का मतलब भी क्या होता है, बेटा या उत्तराधिकारी, तो उसी का नाम है, थॉमस शैडवेल का ही नाम है फ्लेक्नॉय, मैकफ्लेक्नॉय। उसको शासन देने के लिए उसकी कोरोनेशन की तैयारी में लग जाता है रिचर्ड फ्लेक्नो। एक प्लेस सेलेक्ट किया जाता है जहाँ पे कोरोनाइजेशन जो सेरेमनी है, जो राज्याभिषेक की सेरेमनी है वो रखी जाएगी, और वो प्लेस होता है नर्सरी के पास जहाँ पे कुछ प्रोस्टिट्यूट्स अपना काम करती हैं, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वहाँ पे आज तक कोई भी अच्छे प्लेस जो है वो परफॉर्म्ड नहीं हुए हैं, एंड ऑडियंस इज ऑल्सो नॉट सेंसिबल एंड नॉट इन प्रॉपर माइंड। वो किस तरीके से काम को जज करते हैं, वो जैसी वहाँ पे यू कैन से दैट जैसे वहाँ पे लोग परफॉर्म करने वाले हैं वैसे ही वहाँ पे ऑडियंस है, ब्लैंक माइंड के साथ बैठती है वहाँ की ऑडियंस। अभी जो कोरोनाइजेशन की इस सेरेमनी है कि उसका राज्याभिषेक होने वाला है मैकफ्लेक्नो की, वो आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ फैल जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस सेरेमनी को ज्वाइन किया। अब बात होती है जो राजगद्दी है उसकी भी बात हो रही है कि वहाँ तक जाने का जो रास्ता था वहाँ पे कोई
कालीन नहीं बिछा हुआ था कि वहाँ पे कोई रेड वेलवेट का कालीन है या फिर किसी दूसरे कालीन है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पोएम्स बिछी हुई थी, पोएम्स को रखा गया था लाइन से, जो कि बिल्कुल यूजलेस थी, डल थी, उनमें कोई क्वालिटी नहीं थी। एंड दैट ऑल पोएम्स आर रिटन बाय थॉमस सैडवेल और यू कैन से दैट मैकफ्लेक्नॉय। इसका मतलब ये है कि सारी पोइट्री उसी ने लिखी थी और उन्हीं पोइट्री को राजगद्दी तक जाने के लिए बिछाया गया था। और जो उसकी गद्दी थी वो भी किससे बनी थी, दैट इज़ ऑल्सो मेड विद अ बंच ऑफ बुक्स। द ऑल बुक्स आर रिटन बाय फ्लेक्नॉय। सारी किताबें फ्लेक्नॉय ने लिखी थी, उन्हीं बुक्स के बंच से, बंडल से राजगद्दी बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं ये जो पोइट्री है ये दो मीनिंग प्रोड्यूस करती है, एक वो जो पोएम चल रही है और एक वो जो लिटरेरी क्रिटिक किया है कि जो थॉमस सैडवेल है उन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क नहीं लिखा, उनके जो वर्क्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो उन्होंने बुक्स लिखी है उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउ द सेरेमनी के बाद जो एज्ड आउल हैं वो उड़ते हुए नज़र आते हैं, इस पोइट्री में एक्सप्लेन किया है ड्राइडन ने। और जो लोग हैं, जो वहाँ के स्टूपिड जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, वो उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये देखो कितना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है थॉमस सैडवेल और मैकफ्लेक्नॉय की यहाँ पे इस सेरेमनी से। अब जो रिचर्ड है वो एक स्पीच देते हैं। रिचर्ड फ्लेक्नॉय बोलते हैं, मेरे बेटे का मैकफ्लेक्नॉय का एक ग्रेट फ्यूचर होगा, वह किंगडम को बढ़ाएगा। और वो अपने बेटे को बोलते हैं इसके बाद कि तुम मतलब मैकफ्लेक्नॉय, तुम हमेशा अपने स्टूपिड ब्रेन का यूज़ करना, किसी दूसरे पे यकीन मत करना, कभी भी सक्सेस और रेपुटेशन के लिए अपने दिमाग पर फोकस मत करना और किसी का कॉपी भी मत करना। थॉमस बोलते हैं, रिचर्ड फ्लेक्नॉय बोलते हैं कि तुम क्या करना, अपने डल ब्रेन को फॉलो करना और कभी भी बेन जॉनसन के दिमाग को फॉलो मत करना। तुम्हारे पास बेन जॉनसन की जैसी बॉडी है, तुम्हारा फिजिक बेन जॉनसन की तरह है, लेकिन बट वैसा लिटरेरी वर्क नहीं है, क्योंकि तुम कभी भी इतना अच्छा लिटरेरी वर्क नहीं लिखते। रिचर्ड फ्लेक्नॉय स्पीच में आगे बोलते हैं, तुम अपनी स्टूपिड डलनेस से भरी हुई वीक पोइट्रीज लिखो। तुम्हारी पोइट्री में ट्रेजेडी और कॉमिक कुछ समझ नहीं आता है। ट्रेजेडीज़ को पढ़कर हंसी आती है ऑडियंस को, और सटायर भी तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम बस इमेजिन करो, दूसरों की पोइट्रीज कॉपी करो और अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम बहुत अच्छी पोइट्रीज नहीं लिख सकते तो तुम वैसा ही लिखो जैसी तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्राइडन है उन्होंने किस तरीके से थॉमस सैडवेल को क्रिटिक किया है उनके वर्क के लिए बाय द कैरेक्टर ऑफ रिचर्ड फ्लेक्नॉय। लास्ट मोमेंट पे दिखाया जाता है कि जो फ्लेक्नॉय है, मैकफ्लेक्नॉय, उसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो अपने फादर को स्पीच पूरी होने से पहले ही स्टेज से नीचे उतार देता है और ये प्रूफ कर देता है कि वो अपने फादर मतलब कि रिचर्ड फ्लेक्नॉय से ज़्यादा स्टूपिड एंड फुल ऑफ डलनेस है, उसके बाद दिमाग नहीं है एंड ही इज़ फुल ऑफ स्टूपिडिटी एक्ट्स। तो ये पोइट्री इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो आपने देखा ये पोइट्री की एक समरी है। जब आप इस पोइट्री को लाइन टू लाइन रीड करेंगे, इस समरी को सुनने के बाद, देन यू कैन कनेक्ट एवरी पॉइंट्स देयर। अब बात ये आती है कि आप एग्ज़ाम में इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बहुत आसान सी पोइट्री है, आप इसको 2 बार सुन लीजिए। फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको वहाँ पे डलनेस मिलेगा, बुक्स की बात होगी, लिटरेरी वर्क की बात होगी, ट्रेजेडीज़ कॉमेडीज़ की बात होगी, या फिर रिचर्ड फ्लेक्नॉय का आता है, थॉमस सैडवेल का नाम आता है, किसी प्लेस की बात होती है, प्रोस्टिट्यूट्स की बात होती है, हेवुड और शिरली जैसे राइटर्स की बात होती है, तो इट मीन्स वहाँ पर मैकफ्लेक्नॉय की बात हो रही है। मैकफ्लेक्नॉय भी बोलते हैं, इसे मैकफ्लेक्नॉय भी बोलते हैं। सो द बोथ आर द सेम, बिकॉज अगर किसी का नाम है तो आप उसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लाइन टू लाइन कवर करूं, देन आप कमेंट सेशन में अपने रिस्पांस दीजिए। आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस मिलते हैं देन आई विल डेफिनेटली कवर इट टू लाइन, और वो भी पार्ट्स में होगी, 4-5 पार्ट्स तो आराम से होंगे, बिकॉज 200+ लाइन्स हैं इसकी। अदरवाइज आप इतना भी करते हैं तो बहुत परफेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड, बाय।